हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के माध्यम से हम सॉइल्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत में देखी जाने वाली प्रत्येक मिट्टी के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि जहां आप रहते हैं वहां की मिट्टी का कलर किस केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आता है? वहां कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है और वहां की क्लाइमेट कंडीशंस क्या क्या है? इन्हीं प्रकार के प्रश्नों का जवाब हम इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। चूंकि सॉइल्स ऑफ इंडिया टॉपिक हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अतः हम इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रत्येक तथ्यों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बिना वक्त गवाए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके परिचय के माध्यम से उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज वर्तमान समय में लगभग 52% जनसंख्या आज भी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। अतः ये कहा जा सकता है कि मिट्टी खेती की आत्मा है। भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, जैसे कि हमने पढ़ा, और यहाँ अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। क्योंकि मिट्टी में विविधता के कई कारण हैं, जैसे क्लाइमेट में परिवर्तन, रॉक्स, रिलीफ, वेजिटेशन और रेनफॉल का पैटर्न इत्यादि। अब हम सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी को पढ़ेंगे। जलोढ़ मिट्टी के परिचय देखें तो उसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। एलुवियल सॉइल भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े क्षेत्र में देखी जाने वाली मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए सिल्ट, सैंड और क्ले के डिपॉजिट के माध्यम से हुआ है। इसे हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यह जल यानी पानी से लाई गई मृदा है। इसका वितरण अर्थात भारत के कौन कौन से क्षेत्र में इसे देखा जाता है, जैसे यह मिट्टी मुख्य रूप से इंडो गैंगटिक प्लेन में देखी जाती है, अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा कुछ गुजरात और राजस्थान के भागों में भी देखा जाता है। दक्षिण भारत की नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भी डेल्टाज एरिया में जलोढ़ मिट्टी को ही जमा करती है। अब हम जलोढ़ मिट्टी की संरचना को जानेंगे। जैसे एलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले का मिश्रण पाया जाता है। इसमें पोटाश और लाइम की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस अपेक्षाकृत कम देखा गया। इसकी कुछ विशेषता है, जैसे यह सॉइल बहुत ही फर्टाइल है। इसका टेक्सचर नॉर्थ में मोटी और साउथ में बारीक देखा गया है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य दो प्रकार की होती है, जैसे बांगर और खादर। बांगर जैसे पुरानी मिट्टी के नाम से जानते हैं, और खादर जो कि नए डिपोजिशन के माध्यम से बनी हुई मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी सेल्फ रिन्यूइंग है, क्योंकि हर साल नदियाँ नई परत बिछाती है। इस मिट्टी में कुछ महत्वपूर्ण फसलें भी उगाई जाती है, जैसे गेहूं, धान, गन्ना, मक्का, जूट, दलहन और कुछ तिलहन की फसलें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो यह मिट्टी भारत की लगभग 40% भूमि पर फैली हुई है। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी का आधार है। यही मिट्टी भारत के अन्न भंडार के नाम से जानी जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी वाले क्षेत्र जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में यदि खेती संभव हुई है तो इस मिट्टी के कारण ही। अब हम काली मृदा के बारे में चर्चा करते हैं। काली मृदा को रेगुड़ सॉइल और कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसका नाम रेगुड़ शब्द से आया है, जिसका मतलब है ब्लैक कलर्ड सॉइल। यह मुख्य रूप से डेक्कन प्लेटू रीजन्स में पाई जाती है। यदि इसके वितरण के बारे में देखें तो यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा फैलाव महाराष्ट्र और मालवा प्लेटू में देखा गया है। अब इस प्रकार की मृदा का निर्माण कैसे हुआ है उसको जानेंगे। जैसे यह मिट्टी इग्नियस रॉक्स अर्थात लावा रॉक से बनी है। डेक्कन ट्रैप्स के वॉल्केनिक एक्टिविटी से निकली बेसाल्टिक लावे के विघटन से इस सॉइल का निर्माण हुआ है। जो कि इसकी संरचना के बारे में जाने, जैसे इसमें क्ले कंटेंट बहुत अधिक देखा गया है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश और लाइम की मात्रा अच्छी खासी है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर अर्थात ह्यूमस की कमी देखी गई है। अब हम इस प्रकार की मृदा की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। जैसे इसका रंग काला होता है, क्योंकि इसमें टाइटेनियम और आयरन कंपाउंड्स की अधिकता देखी जाती है। यह मिट्टी हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है, जैसे ये सूखी की अवस्था में भी क्रॉप्स को नमी दे देती है। यह मिट्टी रॉक क्रैक डेवलप करती है, जिससे हवा का प्रवेश आसानी से हो पाता है। लेकिन ये सॉइल बहुत ज़्यादा स्टिकी अर्थात चिपचिपी होती है, इसलिए इसे प्लग करना कठिन होता है। इसका टेक्सचर हैवी होता है। अब हम जानेंगे कि इस प्रकार की मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। जैसे काली मिट्टी को कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे उपयुक्त क्रॉप कॉटन ही है। अन्य फसलों में जैसे शुगर केन, बीट, ज्वार, सोयाबीन, सिट्रस फ्रूट इत्यादि। इस प्रकार की मृदा के कुछ महत्व भी है। जैसे यह मिट्टी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री
अर्थात कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री का आधार है। इसकी नमी बनाए रखने की क्षमता इसे ड्राई फार्मिंग अर्थात बिना सिंचाई की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से सबसे प्रोडक्टिव सॉइल में से एक है। अब हम लाल मिट्टी अर्थात रेड सॉइल के बारे में जानेंगे। चूंकि इसका परिचय देखें तो लाल मिट्टी भारत की एक प्रमुख मिट्टी है। इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक देखी जाती है। गीली अवस्था में यह पीली दिखाई देती है। चूंकि भारत में यदि वितरण के बारे में देखें तो यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में फैली हुई है। प्रमुख क्षेत्रों में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्से। यह मिट्टी भारत के लगभग 10% भूभाग को कवर करती है। अब हम जानेंगे कि इस मृदा का निर्माण कैसे होता है। चूंकि यह मिट्टी क्रिस्टलाइन इग्नाइस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अपेक्षय से बनी है, विशेषकर ग्रेनाइट और जेनेसिस रॉक से यह सॉइल डेवलप हुई है। यदि संरचना के बारे में जानें तो इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक देखी जाती है, जिससे इसका लाल रंग होता है। इसमें लाइम, फॉस्फोटिक, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है और पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब इस प्रकार की मिट्टी में कौन-कौन सी विशेषता देखी जाती है? जैसे ये सॉइल सामान्यतः सैंडी टू क्लेई होती है। इसमें फर्टिलिटी कम देखी जाती है, लेकिन फर्टिलाइजर और मैन्योर डालने पर यह अच्छी प्रोडक्टिविटी देती है। शुष्क क्षेत्रों में यह मिट्टी पुअर और इनफर्टाइल होती है। उपजाऊ क्षमता रेनफॉल पर निर्भर करती है, अर्थात ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में यह बेहतर फर्टिलिटी दिखाती है। कुछ फसलें देखें तो लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलों में बाजरा, जैसे मिलेट्स अर्थात ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, दालें, कपास, गेहूं और धान, आलू, तंबाकू, सब्जियां भी इस प्रकार की मृदा में उगाई जाती है। अब हम इस प्रकार की मृदा के कुछ महत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यह मिट्टी भारतीय दक्षिणी पठारी क्षेत्रों की खेती का आधार है। प्रॉपर इरिगेशन और फर्टिलाइजर के प्रयोग से यह अच्छी प्रोडक्टिविटी देती है। ट्राइबल और रेनफेड एग्रीकल्चर वाले क्षेत्रों में यह जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। अब हम लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे लेटराइट सोइल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसका परिचय देखें तो लेटराइट शब्द लैटिन के लेटर से आया है, जिसका अर्थ ब्रिक्स अर्थात ईंट है। लेटराइट मिट्टी का रंग लाल भूरा होता है। यह मिट्टी भारत में हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यदि इस प्रकार की मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, उसके बारे में जानें तो इसका निर्माण इंस्टेंट लीचिंग और लेटराइजेशन प्रोसेस से होता है। हैवी रेनफॉल के कारण मिट्टी से सिलिका, लाइम और बेसिस धुल जाते हैं। इसके बाद आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिट्टी में बच जाते हैं, जिससे इसका लाल भूरा रंग हो जाता है। अब हम इस प्रकार की मृदा के वितरण और संरचना को पढ़ेंगे। जैसे इसका वितरण देखें तो यह मिट्टी मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट्स अर्थात केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा ओडिशा, असम, मेघालय, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी मिलती है। यह मिट्टी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में विकसित होती है। यदि उसकी संरचना के बारे में पढ़ें तो इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेटिक की कमी होती है। यह मिट्टी एसिडिक और जनरली इनफर्टाइल होती है। अब हम इस प्रकार की मृदा की कुछ विशेषता देखते हैं। जैसे यह मिट्टी कठोर और ईंट जैसी बनावट होती है। मानसून में सॉइल सॉफ्ट और सूखे से बहुत हार्ड हो जाती है। सामान्यतः उपजाऊ नहीं होती, लेकिन मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। इसकी फर्टिलिटी रेनफॉल की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि फसलें देखें तो लेटराइट सॉइल में मुख्य रूप से प्लांटेशन क्रॉप्स अच्छे से उगते हैं। कॉफी, चाय, नारियल, काजू और रबर कुछ क्षेत्रों में, जैसे कुछ जगह पे राइस और शुगर केन भी उगाए जाते हैं। अब हम इस प्रकार की मृदा के कुछ महत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये मृदा प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में। प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट से इसे इसकी प्रोडक्टिविटी को बनाया जा सकता है। लेटराइट सॉइल ब्रिक्स बनाने के लिए बहुत उपयोगी मृदा है। अब हम मरुस्थलीय मृदा के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इसका परिचय देखें तो मरुस्थलीय मृदा को एरिड सॉइल भी कहा जाता है। यह मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरे से लाल तक हो सकता है। यदि इसका निर्माण देखें तो इसका निर्माण मैकेनिकल वेदरिंग और विंड डिपोजिशन से होता है। इस क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर भी कम देखा जाता है। उच्च तापमान और इवेपोरेशन के कारण मिट्टी में सॉल्ट कंटेंट जमा हो जाता है। भारत में इस प्रकार की मृदा का यदि वितरण देखें तो यह मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान,
अर्थात थार डेजर्ट और गुजरात के कुछ शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कुछ हिस्सों में यह हरियाणा और पंजाब के शुष्क क्षेत्रों में भी देखी जाती है। यदि इसका संरचना अर्थात कंपोजिशन देखें तो इसमें सैंड पार्टिकल्स की बहुत अधिक मात्रा देखी जाती है। यह मिट्टी सलाइन अर्थात खारी होती है, यानी इसमें लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत कम होता है। इसमें आयरन कंटेंट पर्याप्त होता है, इसलिए कुछ जगह इसका रंग लालिमा लिए होता है। यदि हम इस प्रकार की मृदा की कुछ विशेषता देखें तो यह मिट्टी बहुत पोरस और कम उपजाऊ होती है। हाई इवेपोरेशन में इसमें सैलिनिटी और अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है। कैनाल इरिगेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से डेजर्ट सोइल में अब लार्ज स्केल पे खेती करना संभव हो पाया है। यदि फसलों की बात करें तो बिना सिंचाई के माध्यम से खेती करना बहुत मुश्किल है। सिंचाई और फर्टिलाइजर के प्रयोग से उगाई जाने वाली फसलों में बात करें तो बाजरा, ज्वार, ग्वार, गेहूं, इरिगेशन के बाद सरसों और खजूर की खेती करना संभव हो पाया है। यदि इस प्रकार की मृदा के कुछ महत्वों के बारे में देखें तो कैनल इरिगेशन से डेजर्ट सॉइल भी प्रोडक्टिव बन सकती है। राजस्थान और गुजरात में यह मिट्टी अब कैश क्रॉप जैसे गेहूं, सरसों और ग्वार के उत्पादन का आधार बन रही है। डेजर्ट सॉइल प्रॉपर मैनेजमेंट से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की संभावना को बढ़ाती है। अब हम पर्वतीय मृदा को समझेंगे। जैसे पर्वतीय मृदा का यदि परिचय देखें तो पर्वतीय मृदा को फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का स्वरूप और उपजाऊपन ऊंचाई, ढलान और जलवायु पर निर्भर करता है। यदि इसका फॉर्मेशन अर्थात निर्माण देखें तो यह मिट्टी मुख्य रूप से वेदरिंग ऑफ हिल रॉक्स और ऑर्गेनिक मैटर्स जिसमें वनस्पति और पेड़ों की पत्तियां शामिल है से बनती है। अधिक वर्षा और ठंडे मौसम वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी अधिक विकसित होती है। अब हम इस प्रकार की मृदा का वितरण देखते हैं। जैसे ये मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय आदि राज्यों में पाई जाती है। कुछ हिस्सों में यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में भी मिलती है। यदि कंपोजिशन अर्थात संरचना देखें तो इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें लाइम, फास्फोरस और पोटाश की कमी पाई जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर मिट्टी पतली और अम्लीय और कम उपजाऊ हो जाती है। अब हम इस प्रकार की मृदा की कुछ विशेषता देखते हैं। जैसे लोअर स्लोप पर यह मिट्टी उपजाऊ देखी जाती है और खेती के लिए उपयोगी होती है। हायर स्लोप पर यह मिट्टी पतली और रोकी होती है। यह मिट्टी सामान्यतः एसिडिक इन नेचर देखी जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है क्योंकि बारिश का पानी ढलानों से बह के नीचे चला जाता है। यदि कुछ क्रॉप्स अर्थात फसलों की बात करें तो लोअर स्लोप पर गेहूं, मक्का, जौ और दालें देखी जाती है। जबकि हायर स्लोप पर चाय, कॉफी, मसाले जिसमें इलायची और काली मिर्च का उत्पादन देखा गया है। यदि फलोत्पादन में देखें तो सेब, संतरा, अंगूर और आलू बुखारू और अखरोट जैसी फसलें देखी जाती है। अब हम इस प्रकार की मृदा के कुछ महत्व देखते हैं। जैसे यह मिट्टी प्लांटेशन क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन में टी और फ्रूट्स की खेती का आधार यही मिट्टी है। यही मिट्टी ट्राइबल और हिली पॉपुलेशन की आजीविका का साधन भी है। अब हम क्षारीय और खारी मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इसका परिचय देखें तो इसे सलाइन सॉइल और एल्कलाइन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः सूखे और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें सॉल्ट अर्थात लवण की अधिकता के कारण यह खेती के लिए कम उपजाऊ होती है। अब इसका फॉर्मेशन अर्थात निर्माण देखते हैं तो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण मुख्यतः ड्राई क्लाइमेट और हाई इवेपोरेशन के कारण होता है। हाई इवेपोरेशन से पानी के घुले सॉल्ट मिट्टी की सतह पर जमा हो जाते हैं और कई बार ओवर इरिगेशन के कारण भी मिट्टी सलाइन हो जाती है। समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में सी वाटर इंट्रूशन से भी सलाइन सॉइल बनती है। अब हम इस प्रकार की मृदा के कुछ वितरण देखते हैं। जैसे यह मिट्टी मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कुछ जगह जैसे कोस्टल एरियाज में भी देखने को मिलती है। यदि इसका कंपोजिशन अर्थात संरचना देखें तो इन मिट्टी में सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट की अधिकता देखी गई है। इसके सरफेस पर सफेद रंग की परत दिखाई देती है जिसे आम भाषा में राख के नाम से जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी अक्सर हार्ड और कॉम्पैक्ट देखी जाती है। इस प्रकार की मृदा में कुछ विशेषता देखी जाती है। जैसे यह मिट्टी स्लाइन और एल्कलाइन इन नेचर होती है। पानी को अब्जॉर्व करने की क्षमता बहुत कम देखी जाती है। फसलें आसानी से ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि रूट्स को आवश्यक न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते। प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे जिप्सम और ग्रीन मैन्योर
से इसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट मेथड्स की बात करें तो 4 तरह के मेथड से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे जिप्सम ट्रीटमेंट, जिसमें सोडियम सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करता है। सेकंड वन फ्लशिंग और लीचिंग, जिसमें पानी डालकर सॉल्ट को मिट्टी की सतह से नीचे ले जाता है। और थर्ड वन इज ऑर्गेनिक मैन्योर और ग्रीन मैन्योरिंग डालना। फोर्थ वन इरिगेशन मैनेजमेंट। अब हम इस प्रकार की मृदा में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो इस प्रकार की मृदा में चावल, जौ, गन्ना, दालें, कपास और कुछ जगह पर ज्वार और बाजरा भी उगाया जा सकता है। इसकी यदि इम्पोर्टेंस अर्थात महत्व देखें तो भारत में सलाइन सोइल लगभग 68 लाख हेक्टेयर वर्ग क्षेत्रफल में फैली हुई है। प्रॉपर सोइल मैनेजमेंट से इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। कोस्टल एरियाज में ये सोइल कोकोनट प्लांटेशन और राइस कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब हम पीट और दलदली मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। इस मिट्टी को पीटी सॉइल और मार्शी सॉइल भी कहा जाता है। यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पानी का जल भराव लंबे समय तक देखा गया है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम देखी जाती है। यदि इसका फॉर्मेशन अर्थात निर्माण देखें तो ये मिट्टी हेवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट वाले क्षेत्रों में बनती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर अर्थात वनस्पति और पौधों का अवशेष के लंबे समय तक सड़ने गलने से यह मिट्टी तैयार होती है। और मार्शी कंडीशंस के बारे में बात करें तो यह ऑक्सीजन की कमी के कारण डिकम्पोजिशन धीरे-धीरे होता है, जिससे ह्यूमस का लेवल बढ़ जाता है। अब हम इस प्रकार की मृदा के कुछ वितरण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यह मिट्टी मुख्यतः केरला, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। कुछ हिस्सों में यह मिट्टी सुंदरबन डेल्टा और उत्तर बिहार के दलदली क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। अब हम इसकी कंपोजिशन अर्थात संरचना के बारे में चर्चा करें तो इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत अधिक देखा गया है, अप्रोक्स 40 टू 50% तक। यह मिट्टी आमतौर पर काली, गहरी, भूरी या गीली दिखाई देती है। इसमें नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स अधिक पाए जाते हैं, परंतु इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की कमी देखी जाती है। अब हम इस प्रकार की मृदा की कुछ विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यह मिट्टी बहुत एसिडिक इन नेचर होती है। अधिक नमी और जलभराव के कारण इसमें हवा का प्रभाव बहुत कम होता है। फसलों की जड़ों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से कम उपजाऊ मानी जाती है। अब हम इस प्रकार की मृदा में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इस मिट्टी में मुख्य रूप से राइस कल्टीवेशन अर्थात धान की खेती होती है। इसके अलावा कुछ जगह पे जूट, नारियल और गन्ना भी उगाया जाता है। अब हम इस प्रकार की मृदा के इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करें। जैसे ये मिट्टी भारत के ह्यूमिड और हाई रेनफॉल रीजन में महत्वपूर्ण देखी गई है। उचित मैनेजमेंट से इसे राइस और कैश क्रॉप के लिए प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। ये मिट्टी इकोलॉजिकल बैलेंस अर्थात दलदली इकोसिस्टम और वेटलैंड्स बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। अब तक हमने भारत में देखी जाने वाली प्रत्येक मृदा के बारे में चर्चा की है। अब तक आप इतना तो समझ चुके होंगे कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ कौन से प्रकार की मृदा देखी जाती है, उसमें क्या-क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और उस मृदा में कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में मिट्टी का महत्व क्या है, क्यों सॉइल इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों मृदा को कृषि का आधार भी समझा जाता है। सबसे पहले हम मिट्टी का महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग समझे तो मिट्टी फसल का उत्पादन का आधार है। इसमें पौधों को न्यूट्रिशन और पानी और सपोर्ट मिलता है। जैव विविधता अथवा बायोडायवर्सिटी के अकॉर्डिंग समझे तो सॉइल लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जीवों का घर है, जो ऑर्गेनिक मैटर को न्यूट्रिशन में बदलते हैं। जल संरक्षण के अकॉर्डिंग समझे तो मिट्टी रेन वाटर को ऑब्जर्व करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है और पानी को स्टोर भी करती है। अब हम पर्यावरण भूमिका के आधार पर समझें तो कार्बन स्टोरेज, क्लाइमेट रेगुलाइजेशन, वाटर प्योरिफिकेशन और न्यूट्रिशन साइक्लिंग में भी सॉइल की अहम भूमिका है। मानव जीवन के आधार पर समझें तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और मिनरल्स मिट्टी से ही मिलते हैं। ऐतिहासिक महत्व के आधार पर समझें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी सभ्यताएं उपजाऊ मिट्टी के कारण ही विकसित हो पाई है। अब तक हमने मृदा के कुछ इम्पोर्टेंस को तो समझा। अब हम मृदा में देखी जाने वाली कुछ समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे फर्स्ट वन मृदा अपरदन। जैसे इसमें हवा और पानी से मृदा का निरंतर देखे जाने वाला कटाव। सेकंड वन जल भराव। जैसे ज्यादा सिंचाई से मिट्टी में हवा की कमी और प्रोडक्टिविटी घटती जाती है। थर्ड वन लवणीय और क्षारीय मिट्टी, जिसमें अधिक इवेपोरेशन और ओवर इरिगेशन से सॉइल खारी और क्षारीय बनती रहती है। फोर्थ वन मरुस्थलीकरण, जिसमें अति चराई और डिफोरेस्टेशन से उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है। फिफ्थ वन इज पोषक तत्वों की कमी, अर्थात लगातार खेती से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी।
6.1 जैविक पदार्थों की कमी अर्थात फर्टिलाइजर पर निर्भरता और ऑर्गेनिक मैनर में कमी। लास्ट वन इज भूस्खलन जैसे डिफोरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन से सॉइल का लॉस। अब तक हमने उन कारणों के बारे में चर्चा की है जिससे मृदा की गुणवत्ता में धीरे धीरे कमी होती जा रही है। अब हम उन कारणों के बारे में चर्चा करते हैं जिससे मृदा को संरक्षित किया जा सके, जैसे वनारोपण करके, जिसमें पेड़ लगाना ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। कंटूर हल चलाना, जिसमें ढलानों पर कंटूर लाइनों के माध्यम से जुताई करना शामिल है। टेरिस फार्मिंग, जिसमें पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती करना शामिल है। पवन अवरोध, जिसमें खेतों के चारों ओर पेड़ लगाना। फसल चक्र, सॉइल फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को लगाना। जैविक खाद, जिसमें ह्यूमस को बढ़ाया जाता है। नियंत्रित सिंचाई, जिसमें सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग से बचाव करने के लिए नियंत्रित सिंचाई शामिल है। हम चराई नियंत्रण के माध्यम से भी मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक का कंक्लूजन देखते हैं। जैसे भारतीय मिट्टियाँ विविध है और कृषि की रीढ़ की हड्डी भी है, लेकिन इरोजन, सैलिनिटी और न्यूट्रिशन लॉस जैसी समस्या इन्हें प्रभावित भी कर रही है। सतत खेती और मृदा संरक्षण उपाय अपनाकर ही हम इन मिट्टियों की उर्वरकता को बचा सकते हैं। अतः आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका हल्का सा इनिशिएटिव मुझे इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। अतः आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।